हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका एक बार फिर डॉक्टर राजेश वर्मा के यूट्यूब चैनल पर। और इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे स्कोरिंग एंड एनालिसिस ऑफ टीएटी, थीमेटिक अपरसेप्शन टेस्ट। इस टेस्ट के बनने के पीछे बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है। किस प्रकार क्रिस्टियाना मॉर्गन का बेटा बीमार होता है, वो आसपास की दीवारों पर लगे हुए चित्रों को देखकर वो कुछ लिखता रहता है। उसे क्रिस्टियाना ने ऑब्जर्व किया और अपने टीचर हेनरी मरे से शेयर किया, और परिणाम ये हुआ कि आज हमारे हाथ में टीएटी जैसा एक प्रोजेक्टिव टेस्ट उपलब्ध है। इस टेस्ट को इंडियन कंडीशंस में डॉक्टर उमा चौधरी ने स्टैंडर्डाइज किया। ये वो टेस्ट है। मैं इसकी हिस्ट्री के बारे में बात नहीं करूंगा, मैं बहुत ज्यादा कैसे इसको एडमिनिस्टर करना है इसके बारे में चर्चा नहीं करूंगा। हम केवल यहां पर यही चर्चा करेंगे कि इस टेस्ट को एडमिनिस्टर करने के बाद जो स्टोरीज हमारे पास आती हैं उनका कैसे एनालिसिस करना है और कैसे उसे स्कोर करना है। और इस स्कोरिंग टेक्निक में जिस टेक्निक का मैं यहां जिक्र करने जा रहा हूं वो स्कोरिंग टेक्निक बलेक ने डिजाइन की थी, जिसमें 10 स्टेप दिखाए गए हैं। अर्थात हमें उन स्टोरीज को 10 स्टेप में एनालिसिस करना है। पहले हम एक एक स्टेप को जान लेते हैं, फिर हम थोड़ा थोड़ा उनके बारे में जानेंगे कि किस प्रकार से हमें स्टोरीज से क्या निकालना है। स्टेप 1, आइडेंटिफिकेशन ऑफ थीम। तो स्टोरी का मुख्य थीम क्या है, वो कौन सा विषय है जिसके इर्द गिर्द पूरी कहानी घूमती है। सेकंड स्टेप में टू आइडेंटिफाई द हीरो। उस एक्टर को आइडेंटिफाई करना, उसकी पहचान करना जो स्टोरी के अंदर मुख्य भूमिका निभा रहा है या निभा रही है। स्टेप नंबर 3 में व्हाट आर द मेन नीड्स ऑफ द हीरो। जो हीरो उस पूरी स्टोरी के अंदर अपनी भूमिका निभा रहा है उसकी मुख्य जरूरतें क्या है। याद रखना, मैं नीड्स की बात कर रहा हूं, यहां पर डिजायर्स की बात नहीं है, इच्छाओं की बात नहीं है, जरूरतों की बात है। उन जरूरतों का पता लगाना। नेक्स्ट स्टेप इज द कंसेप्शन ऑफ इन्वायरमेंट। उस हीरो ने उस स्टोरी के माध्यम से किस वातावरण, जो आसपास का वातावरण है वो सामाजिक भी हो सकता है, मनोवैज्ञानिक भी हो सकता है, वो फिजिकल एनवायरनमेंट भी हो सकता है, तो उसकी अवधारणा किस प्रकार निर्मित की है, इसको पहचानना। अगला स्टेप है फिगर सीन एज एंड सब्जेक्ट्स रिएक्शन टू इट। कि पिक्चर के अंदर कहानी लिखने वाले ने उन आकृतियों को किस प्रकार देखा है, किस दृष्टिकोण से देखा है, और फिर उनके प्रति अपनी प्रतिक्रिया कैसे जाहिर की है। अगला स्टेप है नेचर ऑफ कॉन्फ्लिक्ट्स। उस कहानी में लेखक ने जो द्वंद्व, अंतर्द्वंद या मानसिक द्वंद्व दर्शाए हैं उनका स्वभाव या उनकी प्रकृति कैसी है। नेक्स्ट स्टेप इज द नेचर ऑफ एंजाइटीज। जाहिर सी बात है कि व्यक्ति जब कहानी लिखता है और वो किसी मानसिक समस्या से अगर ग्रसित है तो वो उसमें अपनी दुश्चिंताओं को भी प्रदर्शित करेगा। तो हमें ये जानना है कि उसमें उस व्यक्ति की जो दुश्चिंताएं उसने दर्शाई हैं उनकी प्रकृति, उनका स्वभाव कैसा है। अगला स्टेप है 8वां, मेन डिफेंसेस अगेंस्ट कॉन्फ्लिक्ट्स एंड द फियर्स। जो द्वंद्व या जो भय व्यक्ति ने उन कहानी के माध्यम से दर्शाए हैं उनके प्रति कहीं ना कहीं कुछ रक्षा युक्तियों का भी उसने प्रयोग किया होगा, वो भी हमें जानना है। और स्टेप नंबर 9, सीवियरिटी ऑफ सुपर ईगो एज मैनिफेस्टेड बाई। इसमें क्या क्या है वो आगे स्लाइड्स में आएगा कि जो सुपर ईगो है, हमारा जो डंडा लेकर हमारे ऊपर बैठा है,
जो मोरल प्रिंसिपल पे काम करता है वो कितना सीवियर है। और अंतिम स्टेप में हम करना होता है इंटीग्रेशन ऑफ द ईगो। अब हम थोड़ा सा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन एक एक स्टेप का हम करेंगे। जैसे मैंने बताया कि फर्स्ट स्टेप में वी हैव टू आइडेंटिफाई द मेन थीम, कि जब भी कोई कहानी लिखी जाती है, कोई पोएम, कोई निबंध, कोई संस्मरण, उसमें व्यक्ति किसी न किसी थीम को लेता है और पूरी कहानी उस थीम के इर्द गिर्द घूमती है। तो वो थीम हमें पहचानना है। कैसे? जैसे में लिखा हुआ है, आइडेंटिफाइंग द नेचर ऑफ द इंटरप्ले बिटवीन द नीड्स एंड प्रेसिस, द कॉन्फ्लिक्ट एलिसिटेड बाय द दिस कॉन्फ्लिक्ट एंड हाउ द कॉन्फ्लिक्ट इज रिजॉल्व्ड। द थीम शुड रिप्रेजेंट द कोर आइडिया ऑफ द स्टोरी। ये मैं आपको बता चुका हूं। रीड द स्टोरी रिपीटेडली, अर्थात थीम को समझने के लिए एक कहानी को हमें बार बार पढ़ना पड़ता है, और पढ़ना ही पड़ेगा, क्योंकि हम उस कहानी के जो शब्द लिखे हैं, उन शब्दों के पीछे जो छुपा हुआ है उसे जानने का प्रयास करते हैं। इस दौरान हमें फोकस करने की जरूरत होती है। जो इंपॉर्टेंट व्यक्ति जो बिंदु देता है, अपने जो पद चिन्ह छोड़ जाता है, पद चिन्ह किस प्रकार के होंगे? साइकोलॉजिकल थ्रेड्स, उन पर फोकस करना होता है। और जो कंटेंट्स, जो विषय वस्तु अलग से आपको दिखाई दे रही हो, उन सब को नोट करना है। और अंतिम बात ये आती है, उन सब के आधार पर हमें एक लाइन का थीम निकालना होता है। अब इसका जिस्ट क्या है? स्टोरी बार बार पढ़ें, उसके अंदर क्या क्या उसकी जरूरतें दिखाई हैं, क्या क्या कॉन्फ्लिक्ट्स में दिखाए गए हैं, क्या क्या उसने अपनी विचार प्रक्रिया को किस प्रकार प्रदर्शित किया है, इन सब को जान करके हमें एक लाइन में कंक्लूजन पर आना होता है, और हमें उसे थीम का नाम देते हैं। स्टेप नंबर 2, हीरो। कौन हीरो? देखिए, जब भी हम कहानी लिखेंगे तो उस कहानी में कोई ना कोई एक ऐसा पात्र होता है जो मुख्य भूमिका निभाता है, द सेंट्रल कैरेक्टर ऑफ द स्टोरी। उसकी एज क्या है अप्रोक्सीमेट, उसका जेंडर या सेक्स क्या है, क्या वो काम करता है, वोकेशन वी हैव टू फाइंड आउट, देन एबिलिटीज, देन द इंटरेस्ट, द ट्रेट्स, द बॉडी इमेज, एडिक्वेसी, सेल्फ इमेज। ये सारे कुछ पैरामीटर्स ब्लैक ने दिए हुए हैं, ये हमें फिलअप करने हैं हर कहानी से। और डॉक्टर उमा चौधरी वाले टेट का इस्तेमाल आपने किया है, उसमें तो कार्ड ही केवल 13 है और एक ब्लैंक है, यानी कि जो 13 कार्ड है उसमें से हम 10 कार्ड का इस्तेमाल करते हैं, कुछ कार्ड डुप्लीकेट हैं। तो 10 तो वो कार्ड हो गए और एक ब्लैंक हो गया। तो व्हाट वी हैव टू डू इज, सभी कार्ड्स की जो कहानी लिखी गई है उन सब को आप अच्छे से एक एक को बार बार पढ़िए, फिर इस परफॉर्मा के अंदर उस डिटेल को भरिए, और फिर सारी स्टोरीज से एक कंक्लूजन निकालिए। हर कहानी का अपना एक थीम होगा, हर कहानी का अपना एक हीरो होगा, हर कहानी की अपनी ये इंफॉर्मेशन होगी। देखिए, जब हम सेकंड स्टेप में इंफॉर्मेशन फिलअप कर रहे होते हैं, जैसे एज हो गया, सेक्स हो गया, वोकेशन हो गया, उसमें 2 इंपॉर्टेंट पैरामीटर्स और डाले हैं ब्लैक ने, जो है एडिक्वेसी और सेल्फ इमेज। वेरी इंटरेस्टिंग कि जो नायक है, जो सेंट्रल कैरेक्टर है, वो एडिक्वेट है या नहीं, किस चीज में, कि जो उसकी सामाजिक और नैतिक और समयगात्मक या बौद्धिक रूप से वो सक्षम है कि नहीं, जो बाहरी और आंतरिक समस्याओं को सुलझाने में या उनसे निपटने में। यहां मतलब है उसका एडिक्वेसी से। और दूसरा पार्ट इसमें आत्म प्रतिमा या सेल्फ इमेज। सेल्फ इमेज का मतलब ये होता है, व्यक्ति अपने बारे में क्या सोचता है, क्या समझता है, क्या जानता है, और उसके आधार पर उसने अपनी एक प्रतिमा बनाई होती है। हर किसी के लिए ही है। हर व्यक्ति अपनी एक प्रतिमा के साथ जीता है। तो उस कहानी में
हमें उस प्रतिमा को भी जानना पड़ता है, सेल्फ इमेज आइडेंटिफाई करनी पड़ती है। हमारा थर्ड स्टेप है मेन नीड्स ऑफ द हीरो। जो सेंट्रल कैरेक्टर है उसकी मुख्य जरूरतें क्या क्या है, और जरूरतें कई प्रकार की हो सकती हैं। बिहेवियरल नीड्स, कि उसकी व्यवहार संबंधी आवश्यकताएं क्या क्या है, जो कि कहानी में लिखी है, अपनी तरफ से कुछ नहीं जोड़ना है, कहानी से हमें निकालना है। वो कौन कौन सी आकृतियां हैं, वो कौन कौन सी वस्तुएं हैं, या वो कौन कौन सी घटनाएं हैं जो कि कार्ड में दिखाई नहीं देती हैं, थी नहीं, लेकिन पात्र ने, नायक ने अपनी तरफ से उसमें जोड़ दिया है। और उन जोड़ने से उस नायक की किन किन जरूरतों का पता चलता है, और उन नई चीज ऐड करने से कौन कौन सी जरूरतें जन्म लेती हैं, ये भी है। वो कौन कौन सी आकृतियां हैं, वो कौन कौन से ऑब्जेक्ट्स हैं, वो कौन कौन से सर्कमस्टांसिस हैं जो कि कार्ड में थे, लेकिन नायक ने, उस पात्र ने कार्ड में से उनको ओमिट कर दिया, हटा दिया है। तो हटा देने से किन किन जरूरतों की उसकी पूर्ति होती है। वेरी इंटरेस्टिंग कि हम बहुत सारी चीजों को नजरअंदाज कर देते हैं। उसका कारण ये नहीं होता कि हमें वो दिखाई नहीं देती या हम उनका प्रत्यक्ष नहीं कर पाते। उनका मुख्य कारण ये होता है कि वो हमारी कुछ जरूरतों को पूरा करने में या तो सक्षम नहीं है, या फिर वे हमारे अंदर किसी मानसिक द्वंद को जन्म दे सकती है। अगला स्टेप है कंसेप्शन ऑफ एनवायरनमेंट। कहने का अर्थ ये है कि जो स्टोरी राइटर है, जो आपका क्लाइंट है, उसने अपने इन्वायरमेंट को, कौन कौन से इन्वायरमेंट को, सामाजिक इन्वायरमेंट है, फिजिकल इन्वायरमेंट है, साइकोलॉजिकल इन्वायरमेंट, इसका किस प्रकार से उसने एक कंसेप्चुअल फ्रेमवर्क उस कहानी के माध्यम से प्रस्तुत किया है। अगर मरे की बात करें तो वो ये कहते हैं कि प्रेसिस, कि कौन कौन से ऐसे दबाव हैं या व्यक्ति किन किन चीजों से प्रभावित है जिनको वो दबावपूर्ण मान रहा है, और उन्हें वो अपनी कहानी के माध्यम से दर्शा रहा है, दर्शाएगा। क्योंकि जो चीजें अंदर हैं वो बाहर निकल कर आएंगी, और यही उद्देश्य है टीएटी का। स्टेप नंबर 5, फिगर्स सीन एज एंड सब्जेक्ट्स रिएक्शन टू इट। उदाहरण के तौर पर लेते हैं, जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड में जो चित्र दिए गए हैं, उन चित्रों को, उन आकृतियों को क्लाइंट ने किस प्रकार देखा है, उनका किस प्रकार प्रोटेक्शन किया है, और उनके प्रति कौन कौन सी प्रतिक्रियाएं की या प्रति संवेदन दिए हैं। बड़ा इंपॉर्टेंट है कि इस कार्ड में आप देख सकते हैं 2 फीमेल दिखाई गई है। इन दोनों फीमेल को वो व्यक्ति किस प्रकार लेगा, या इनको लेगा ही नहीं, ये भी जरूरी है। अगर नहीं लेगा तो आप पिछले स्टेप में जाइए जहां पर इसको ओमिट कर देगा। अगर ये लेता है तो इस इमेज को या इस इमेज को उन्होंने किस भाव से, किस प्रयोजन से देखा है, और फिर उनके प्रति उसने कैसा अपना रवैया अपनाया है। कैसे देख सकता हो, माता पिता के रूप में देख सकता है, वो अपने पीयर्स के रूप में उन्हें देख सकता है। पीयर्स अगर देखता है, वो उन चित्रों को अपने से उम्र में छोटों के रूप में देख सकता है, अपने से बड़े के रूप में, बड़ों के रूप में देख सकता है, टीचर के रूप में देख सकता है, मेंटोर के रूप में देख सकता है। किसी भी दृष्टिकोण से व्यक्ति उसको देख सकता है। तो हमें उसकी कहानी के माध्यम से ये जानना है कि उसने उन चित्रों को किस पर्सपेक्टिव में लिया है, रिश्ते नातों में लिया है, संबंधों में लिया है, या फिर एक न्यूट्रल रूप में उसने लिया है, और फिर क्या प्रतिक्रियाएं उसने की हैं।
ये जानना आवश्यक होता है स्टेप 5। स्टेप नंबर 6, सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट यानी सार्थक द्वंद, अंतर्द्वंद कह सकते हो, मानसिक द्वंद कह सकते हो। बिल्कुल, व्यक्ति के अंदर द्वंद्वों की प्रक्रिया सतत चलती रहती है और ये द्वंद हर पल हमें कुछ ना कुछ प्रतिक्रिया करने के लिए, फैसला लेने के लिए उकसाते रहते हैं। तो जब हम कहानी लिखते हैं, तो ये द्वंद भी अपने आप उन कहानी में शब्दों के माध्यम से, भावों के माध्यम से प्रतिध्वनित होते हैं। तो हमें क्या करना है? हर कहानी का एक बारीकी से विश्लेषण करना है और जब हम विश्लेषण करते हैं, तो हमें इन सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स को ध्यान में रखना है कि जब हम विश्लेषण कर रहे हैं स्टेप नंबर 6 में, तो सार्थक द्वंद कौन-कौन से हो सकते हैं, इसको पूरे ज़हन में रखना है। तब जाकर हमें उन अंतर्द्वंदों का पता लगाना होता है। अब अंतर्द्वंद क्यों उत्पन्न हो सकते हैं? हमारी इच्छाएँ हैं, हमारी आवश्यकताएँ हैं, हमारी ज़रूरतें जो पूरी नहीं हुई और या कुछ दबी रह गई हैं, उनके कारण भी ये अंतर्द्वंद उत्पन्न हो सकते हैं। या फ्रायड का जो कांसेप्ट है ईड, ईगो, सुपर ईगो, इनके बीच में आपस में कॉन्फ्लिक्ट हो सकता है, तो उससे भी द्वंद उत्पन्न हो सकते हैं। अब उन द्वंद को हम सामान्य तौर पर प्रदर्शित तो नहीं कर सकते, बट हम उनको प्रोजेक्ट कर सकते हैं अपनी स्टोरीज के माध्यम से। जब हम इन द्वंद को कहानी के माध्यम से प्रदर्शित करते हैं, तो हम अपने बारे में छुपी हुई इच्छाओं, ज़रूरतों या द्वंद्वों को हम रिप्रेजेंट कर रहे होते हैं और वही हमें नायक के बारे में उन कहानियों से चुनना पड़ता है। वी हैव टू पिक अप दोज सिग्निफिकेंट कॉन्फ्लिक्ट्स। और इनको सिग्निफिकेंट क्यों कहा गया है? क्योंकि वो द्वंद व्यक्ति के व्यवहार को एक सार्थक रूप से प्रभावित करते हैं। नेचर ऑफ एंजाइटीज, दुश्चिंताओं का स्वरूप। मानव मन दुश्चिंताओं का एक अड्डा है। चिंताएं हो, भय हो, दुश्चिंताएं हो, ये सतत रूप से मानव मन का अभिन्न हिस्सा बन चुकी है। जब ये दुश्चिंताएं अत्यधिक होने लगती हैं, तो व्यक्ति मानसिक विकारों की ओर बढ़ने लगता है। अब हम सबसे पहले इस कार्ड को लेते हैं। पहला कार्ड होता है, इस कार्ड को देखकर व्यक्ति जब कहानी लिखता है, हो सकता है वो उस कहानी में अपनी दुश्चिंताओं को भी प्रदर्शित कर दे। वो दुश्चिंताएं किन किन कारणों से उत्पन्न हो सकती है? किसी की मृत्यु हो जाए, बहुत नजदीकी हो, क्लोज फैमिली मेंबर हो, कोई ना कोई बीमारी हो जाए, रिजेक्शन बाय द फैमिली, बाय द सोसाइटी, बाय द पीयर्स, द डेफिशिएंसी ऑफ द लव और द अफेक्शन फ्रॉम वेरियस क्वार्टर्स, जॉब लॉस या सम एक्सीडेंट या सम ट्रॉमा, समथिंग समथिंग। ये सारे कारण एक अच्छे इंडिकेटर्स होते हैं एंजाइटीज के। हमें उन इंडिकेटर्स को ध्यान में रखते हुए दुश्चिंताओं का स्वरूप कैसा है, ये हमें जानना पड़ता है कहानी से। याद रखना, ये हम तभी जान पाएंगे जब हमें दुश्चिंताओं के बारे में पता होगा और जब हम कहानी को बार-बार पढ़ेंगे। उदाहरण के लिए, अगर इस कार्ड को देखकर कोई कहानी लिखता है और ये कहता है कि ये जो बच्चा है, बनना तो चाहता था कोई प्रोफेसर या शिक्षक, लेकिन इसके माता-पिता ने इसे एक संगीतज्ञ बनने के लिए बाध्य किया और अब ये सोच रहा है कि क्या मैं एक अच्छा संगीतज्ञ बन पाऊंगा? अगर नहीं बन पाया तो क्या होगा? माता-पिता को ठेस पहुंचेगी, क्या मैं इससे जीविका कमा पाऊंगा? सो ये सारी चीजें क्या है? दुश्चिंताओं का कारण है। हम इस प्रकार कहानी को बार-बार पढ़ के उसके अंदर से जो छुपे हुए भाव हैं,
जो छुपे हुए इंडिकेटर्स हैं उन्हें जानने का प्रयास करना है, तभी हम सार्थक रूप से टेट का एनालिसिस और स्कोरिंग कर पाएंगे। अगला स्टेप है 8वां, जो हमारे अंदर द्वंद्व है या अंदर भय है। बिल्कुल सबके अंदर द्वंद्व है और सबके अंदर भय है, पर दोस्तों ये मत समझना कि सब मानसिक विकार से ग्रसित है। नहीं 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 नहीं, हमारे अंदर सभी में द्वंद्व होते हैं, सभी में भय होता है, पर उन संघर्षों, उन द्वंद्वों और उन भय के प्रति हम कौन कौन सी मनोरचनाएं या डिफेंसेस यूज करते हैं, वो भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है व्यक्ति के व्यवहार को प्रदर्शित करने में। तो अब हमें वो कौन कौन से डिफेंसेस हैं कॉन्फ्लिक्ट्स और फियर के प्रति, नीचे कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं, उनके आधार पर इंफॉर्मेशन कहानी से ली जाती है। वो कौन कौन से? जैसे कि रिग्रेशन है, क्या उसने रिएक्शन फॉर्मेशन का डिफेंस मैकेनिज्म का इस्तेमाल किया है, रिप्रेशन का है, डिनाइल का है, इंट्रोजेक्शन का है, आइसोलेशन, अनडूइंग, रैशनलाइजेशन और समथिंग अदर। मतलब कि जो कहानी लिखी है उसमें कहीं ना कहीं उसने अपने भय भी प्रदर्शित किए होंगे, कहीं ना कहीं उन्होंने अपने द्वंद्व भी दिखाए होंगे। पर जब द्वंद्व भी है और भय भी है तो व्यक्ति द्वंद्व और भय के साथ तो जी नहीं सकता, तो क्या करता है, उनके प्रति रक्षा के रूप में एक मनोरचनाओं की दीवार खड़ी कर लेता है, डिफेंसेस। वो भय और संघर्ष चले नहीं जाते उससे, और वो मनोरचनाएं हमारे अंदर दुश्चिंताओं, चिंताओं को कम करने में मदद करती है। तो हमें इस कहानी से, तो हमें हर कहानी से ये जानना है कि व्यक्ति ने कौन कौन से डिफेंस मैकेनिज्म्स का इस्तेमाल किया है अपने भय और द्वंद्वों को छुपाने में। अगला चरण हमारा है 9वां, सिविरिटी ऑफ सुपर ईगो एज मैनिफेस्टेड बाई। सुपर ईगो मोरल प्रिंसिपल पर काम करता है। याद रखना, कोई व्यक्ति अगर अत्यधिक मोरल हो जाए तो भी परेशानी का कारण होता है। तो यही हमें इस स्टेप में जानना होता है। द 4 फैक्ट्स आर ऑब्टेन्ड फ्रॉम द स्टोरी इन दिस स्टेप। वो कौन कौन से फैक्ट्स हैं? दैट इज द पनिशमेंट फॉर द क्राइम। मान लीजिए इस कार्ड को देखकर कहानी लिखी जाती है और व्यक्ति इसके अंदर कोई क्राइम करता हुआ दिखाता है किसी चीज को, और उसके बाद उस क्राइम की पनिशमेंट भी वो दिखाता है। तो पनिशमेंट ऑफ क्राइम का स्वभाव कैसा है? क्या वो इमीडिएट दिखाई गई है? क्या वो जस्टिफाइड पनिशमेंट है? जिस क्राइम को उसने दिखाया, उस क्राइम के लिए जो पनिशमेंट उसने बताई है उस कहानी में, वो जस्टिफाइड है या ज्यादा ही अत्यधिक है, टू सीवियर है? अब जैसे ये कार्ड है, इस कार्ड में ये जो लड़का है इस लड़की को देख रहा है। अब देख ही तो रहा है और ये लड़की भी इसको देख रही है, ऐसा प्रतीत हो रहा है, और ये क्लाइंट ही लिख देता है उसमें। अब कोई समाज एक युवा लड़का युवा लड़की को देखे, इसको स्वीकार ना करे, अगर वो उसमें से आता है तो। मैं एग्जांपल दे रहा हूं। तो इसके लिए समाज के लोग अगर इस लड़के को खूब पीटते हैं या मारते हैं इसको, और जैसे ये देख रहा है उसी समय मारते हैं, तो इमीडिएट पनिशमेंट होगी। या इसको केवल डांट डपट करके छोड़ देते हैं, भाई ये ठीक नहीं है, ये जस्टिफाइड पनिशमेंट होगी उस समाज के अनुसार। या टू सीवियर मारते पीटते हैं तो ये बहुत ज्यादा अत्यधिक पनिशमेंट होगी। तो ये भी हमें जानना है कि सुपर ईगो कितना कठोर है, व्यक्ति मोरली अपने ऊपर कितने प्रतिबंध लगाए हुए हैं। ये प्रतिबंध हमारे अंदर सभी में होते हैं, लेकिन जो व्यक्ति अत्यधिक प्रतिबंध लगाता है सुपर ईगो के माध्यम से, वो परेशानियों का कारण बन सकते हैं। फिर आगे, क्या पनिशमेंट जो दी गई वो डिलेड दी गई? आज इसने इसको देखा, गांव वालों को पता चला और वो कई दिन बाद पनिशमेंट दी, क्या डिलेड थी? क्या अनजस्ट थी? देयर इज डिफरेंस बिटवीन टू सीवियर एंड अनजस्ट।
टू सीवियर तो 10-12 थप्पड़ मार दिए केवल देखने पे, और अनजस्ट का मतलब हो गया कि इसको बांध दिया, खंबे से बांध के खूब मारा, अनजस्टिफाइड। या टू लीनियंट पनिशमेंट, ये भी हो सकता है। कह दिया नहीं, कुछ नहीं चलता है, अरे ऐसा चलता रहता है। याद रखना, मैंने जो एग्जांपल दिया है उस समाज का दिया है जो समाज एक युवा लड़का लड़की आपस में एक दूसरे के देखे तो भी वो स्वीकार नहीं करते हैं। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका समाज ऐसा है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि ये गलत है, ये सही है। ये जस्ट एन एग्जांपल टू एक्सप्लेन द सिविरिटी ऑफ अ सुपर ईगो इन स्टोरी। नेक्स्ट है इसका डिलेड इनिशियल रिस्पॉन्स और पॉजेस। ये पनिशमेंट के बारे में है कि जो उसके पहले वाले जो प्रतिक्रियाएं हैं, इनिशियल रिस्पॉन्सेज हैं, वो डिलेड है या रुक रुक करा रही है। और फिर होता है स्टेमर। स्टेमर का मतलब पता होगा आपको, हकलाना। तो कहानी में हकलाने का मतलब क्या होता है? कुछ शब्द लिख दिया, खाली छोड़ दिया, फिर ऐसी तरह से डॉट डॉट लगा दिए, स्टेमर। तो कहने का अर्थ ये है कि स्टेप 9 में हमें ये जानना है कि व्यक्ति ने अपने ऊपर मोरल रूप से, नैतिक रूप से कितने कठोर प्रतिबंध लगा सकते हैं। जितने कठोर प्रतिबंध होंगे उतना ही व्यक्ति मानसिक विकारों की ओर बढ़ने की क्षमता जुटा लेता है। और अंतिम स्टेप है इंटीग्रेशन ऑफ द ईगो, यानी अहंकार का एकीकरण। अहंकार का मतलब अपने अहम का आकार, और हम प्रतिदिन अपने आकार को, जो हमारे हैम ने निर्मित किया है, उसको पोषित करते हैं, और पोषित करके उसको बड़ा से बड़ा बनाने की चेष्टा में लगे रहते हैं। ये हर व्यक्ति के, सामान्य व्यक्ति की बात है ही। पर अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग इंद्रियों से, हमारे मन से, मास, कई जगह से हमारे पास सूचनाएं आती रहती, और उन सूचनाओं को हम अपने लिए प्रयोग करते हैं। और प्रयोग भी हम कब करते हैं? अगर वो सूचनाएं हमारे काम की हैं तो हम उनका इस्तेमाल कर लेते हैं, अपने पास रख लेते हैं। पर वो इंफॉर्मेशन जो हमारे काम की हमें लगती है, वो कहीं ना कहीं हमारे अहम के जो आकार हमने बनाया है उसको थोड़ा और बढ़ाती प्रतीत होती है। हाउ द इंडिविजुअल्स ईगो इज इंटीग्रेटेड, यानी कि किस प्रकार व्यक्ति का जो अहम है वो इकट्ठा हो रखा है, कौन कौन से कंपोनेंट हैं उसके अंदर जिसके कारण से वो व्यक्ति अपने अहम के प्रति इतना सजग है। किन किन कंटेंट से मिल करके व्यक्ति का ईगो बना है, और अगर बना भी है, वो तो ऑब्वियस सी बात है, बना ही होगा, वो कितना इंटीग्रेटेड है पता कैसे चलेगा? कुछ सूचनाएं नीचे बालक ने बताई है कि हीरो के बारे में हमें ये जानना है कि एडिक्वेट, इनएडुकेट, अर्थात जो कहानी में, सपोज इस कार्ड की लिखी गई कहानी में व्यक्ति ने जो हीरो चुना है, क्या वो एडिक्वेट है, उपयुक्त है या अनुपयुक्त है? इससे वो उसके ईगो के इंटीग्रेशन के बारे में पता चलेगा। दूसरा, इस कहानी से क्या क्या आउटकम निकली है, क्या हैप्पी एंडिंग हुई है, क्या अनहैप्पी एंडिंग हुई है? जैसे फिल्मों की होती है, रियलिस्टिक एंडिंग है, अनरियलिस्टिक है। देखिए, चारों चीजें अलग अलग है। हैप्पी भी रियलिस्टिक हो सकती है, हैप्पी भी अनरियलिस्टिक हो सकती है, अनहैप्पी भी रियलिस्टिक हो सकती है, अनहैप्पी भी अनरियलिस्टिक हो सकती है। फिर है ड्राइव कंट्रोल। जो व्यक्ति के अंदर ड्राइव उत्पन्न होती है, प्रणोद बोलते हैं, अंतर्नोद जिसको हम बोलते हैं, उस पर व्यक्ति का कितना नियंत्रण है। और ये ड्राइव बायोलॉजिकल नीड्स और साइकोलॉजिकल नीड्स के कारण उत्पन्न होती है। सामाजिक जरूरतें भी हमारे ड्राइव उत्पन्न कर देती है, पर उन ड्राइव पर आपका कितना कंट्रोल है, ये हमें जानना है। और इसी स्टेप का दूसरा भाग है थॉट प्रोसेसेस आर रिवील्ड बाय द प्लॉट बीइंग, यानी कि जो प्लॉट, जो पूरी कहानी का थीम है, विषय वस्तु उसमें डाली गई है, उसका जो मुख्य बिंदु है,
कि उस कहानी से हमें किस प्रकार के विचार प्रक्रिया का पता चलता है। किसकी? लिखने वाले की। आपकी और मेरी नहीं, लिखने वाले की। सबसे पहले क्या उसकी विचार प्रक्रिया स्टीरियोटाइप्ड है? रूढ़ युक्तियों से तो ग्रसित नहीं है? क्या कहानी से आपको ऐसा लगता है कि जो विचार उसने प्रदर्शित किए हैं ओरिजिनल है? मौलिक है क्या वो? अप्रोप्रिएट है वो? उचित है? क्या विचार उसने प्रकट किए हैं आपको वो संपूर्णता में दिखाई देते हैं, कंप्लीट है, या कुछ छूट तो नहीं गया है, या इनकम्प्लीट है, या इनअप्रोप्रिएट है? ये सारे आपको एक-एक बिंदु को बहुत गहराई से चुनना है उस कहानी से। कब होगा? बार-बार जब पढ़ेंगे। सिंक्रेटिक है, कंक्रीट है, या कंटामिनेटेड है? फिर इंटेलिजेंस एंड मैच्योरेशन लेवल। व्यक्ति की इंटेलिजेंस किस प्रकार की हो सकती है, कैसी हो सकती है, ये आपको केवल अंदाजा लगाना है उस कहानी के माध्यम से। और उसकी जो मैच्योरेशन लेवल है, यानी कि व्यक्ति कितना मैच्योर लगता है उस कहानी से, ये हमें अंदाजा लगाना है। सिंक्रेटिक का मतलब होता है कि अलग-अलग प्रकार के बिलीफ सिस्टम, अलग-अलग प्रकार की मान्यताओं से जोड़कर मिलाया गया एक विचार प्रकरण। ऐसा तो नहीं है? या सारे थॉट प्रोसेस एक लॉजिकल वे में बंधे हुए हैं, रैशनलाइज्ड हैं। तो ये सारी चीजें, ये सारी इंफॉर्मेशन हमें इसमें स्टेप नंबर 10 में भरनी पड़ती है, और ये कहानी से हमें पता चलता है। और कहानी को बार-बार पढ़कर ही ये सूचनाएं हमें मिलेंगी। दोस्तों याद रखना, एक कहानी से एक बार पढ़ने से आप एनालिसिस कर पाओगे, या केवल इस वीडियो को देखकर ही एक बार आप एनालिसिस कर पाओगे, इस गलतफहमी मत रहना। आपको बहुत सारी कहानियां बार-बार पढ़नी होगी। ये एक मात्र मैंने आपको आउटलाइन बताई है, एक टेम्पलेट मैंने आपको दी है, जिसके आधार पर आप अपने टेट का एनालिसिस और स्कोरिंग कर सकते हैं। और फिर सारी कहानियों से ये जितनी सूचनाएं आप इकट्ठी करेंगे, सभी को एक साथ रख करके एक फाइनल कंक्लूजन पर आप आएंगे। फिर भी उस कंक्लूजन में सब्जेक्टिविटी आ सकती है, कमियां रह सकती हैं, फिर भी वो कंक्लूजन आपका 100% ऑब्जेक्टिव नहीं होगा। ये बात आपको अपने मस्तिष्क में जरूर रखनी है। दोस्तों आज के लिए इतना ही। और अगर आपको इसके कंटेंट्स और प्रेजेंटेशन स्टाइल अच्छा लगता है तो औरों को बताएं, और कुछ कमी लगती है तो मुझे बता दें, हम सुधारेंगे, कोशिश करेंगे। पर अंतिम बात, मैं एक बात और बोलना चाहता हूं आपसे कि ये एक मात्र गाइडलाइंस है। आप इन गाइडलाइंस के माध्यम से बार-बार कहानियों को पढ़ें, बार-बार अभ्यास करें, और फिर किसी कंक्लूजन पर पहुंचे। और हो सके तो किसी एक्सपर्ट की मदद जरूर लें, क्योंकि मनोवैज्ञानिक रूप से अगर किसी का कोई नुकसान हो सकता है तो वो बहुत ही खतरनाक नुकसान होता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो।